नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। नमस्ते एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जलवायु वाला टॉपिक था ना, वो पढ़ रहे थे हम। हम्म एक तो भाई मैं तो ये PDF से बड़ी परेशान, भूल जाती हूँ कौन सी कहाँ 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 पर है, मुझे ये नहीं याद रहता। अगर ये भी नहीं होगी तो दूसरी निकालनी पड़ेगी। तो आप मुझसे बात कर सकते हो, कुछ डाउट पूछना है वो पूछ सकते हैं। ओके, बिल्कुल लाइव क्लास है, कैसी बात कर रहे हो? नाम ले सकती हूँ मैं, गुलशन का, रेनू का, अंजलि का, बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये वाली समझ में आ गई थी, ये कहानी। दक्षिण पश्चिम मानसून की ये पहली शाखा, दूसरी शाखा। अब हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। ये पढ़ना है, दक्षिण बंगाल की खाड़ी की, बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। अब देखो, हवाएं हवाएं अपने आप देखना ध्यान से। ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखाओं को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। और पहली आपको तो मैंने करवा दी थी कल कि दक्षिण पश्चिम में मानसून की अरब सागर की शाखा और दक्षिण पश्चिम मानसून की ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है। कंप्यूटर से टाइप किया करा हूँ मैम। हाँ, मुझे लग रहा है कि ग्रुप डी का जो है 40 डेज का क्रैश कोर्स आ रहा है ना, तो उसमें मेरी क्लास है ज्योग्राफी की, जिसमें हमें 20 क्लासेस में कंप्लीट करवाना है। तो 20 क्लासेस में कंप्लीट कराने का मतलब होता है कि PDF से पढ़ाया जाए, क्योंकि 20 क्लासेस में हम पूरा कंटेंट PDF क्रैश कोर्स है तो PDF से ही पढ़ाना होगा। क्योंकि इस टाइम तो आपको लगता है ना कि हम लिख लिख कर पढ़ाएंगे तो 20 क्लास में तो पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए क्रैश कोर्स में तो PDF से ही पढ़ाना पड़ेगा। आ रहा है वो 15 सितंबर को, जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी क्लास होगी शाम के 5 बजे ज्योग्राफी की। आई होप आप सब जुड़ जाएं उसमें भी, जो जो मतलब जिनका ग्रुप डी का पेपर है। अच्छा, अभी मौर्य जी। ठीक है, तो हम पॉसिबल ही नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। 20 डेज में हमें ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट कराना है, हिस्ट्री भी इतने ही दिन में करानी है, पॉलिटी भी। तो जाहिर सी बात है ये जो है ये तो फिर PDF से ही पॉसिबल है इतना सारा। तो PDF टाइप ही करवानी पड़ेगी। अब की बार मैं PDF टाइप करवाऊंगी, अब की बार लिखने विखने का रोल खत्म, सब PDF टाइप कराऊंगी। चलिए,
अब बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, ये कहाँ से, ये हवाएं कहाँ से नमी ग्रहण करती हैं? तो आप बोलोगे इन्हें रास्ते में कौन मिला, बे ऑफ बंगाल, तो इन्होंने कहाँ से नमी ग्रहण करी, हवाएं बे ऑफ बंगाल से नमी ग्रहण करती हैं। और ये देखो ये हवाएं हैं, ये रेड कलर की क्या है, हवाएं, हवाएं क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठी, हवाएं क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठी। अब ऊपर की तरफ उठी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार में क्या है, पर्वत, नाम पढ़ो इसका, नाम पढ़ो म्यांमार में पर्वत श्रेणी का नाम। म्यांमार में कौन सा पर्वत है, तो म्यांमार में हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान युमा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अराकान युमा पर्वत श्रेणी से टकराई, मैंने कहा था ना हवाएं पर्वत से टकराती है, तो वो कहाँ पर, अब जब भी टकराई तो ये ऊपर की ओर निकल गई। अब मेघालय में इन्हें कौन सी पहाड़ियां मिली, मैम पूरी ज्योग्राफी, हाँ अंजलि, पानी की प्यास लग रही है बहुत तेज, एक मिनट रुको। ठीक है, तो क्या सिखाया मैंने, पानी पी लूं, यहीं पे ही हूं मैं। तो ये जो है म्यांमार में अराकान युमा पर्वत श्रेणी है। परिवहन आज का क्लास है ना मैम, परिवहन, हाँ जलवायु टॉपिक कब फिनिश हो जाएगा तो इसके बाद परिवहन ही पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। पानी पी लो पहले। 15 से है, तो मैं सोच रही हूँ कि हो जाए जल्दी से। आज 11 तारीख हो गई ना, तो 12, 13, 14, 3 दिन बचे शाम की 5 बजे वाली क्लास का। फिर तुम्हारी भी रहेगी 5 बजे से, मेरी दूसरी क्लास भी है। चलो मैं पानी पी लेती हूँ एक बार म्यूट करके। चलो तो म्यांमार में कौन सी पर्वत श्रेणी है, अराकान युमा पर्वत श्रेणी। मेघालय की जनजाति कौन सी है, गारो खासी जयंतिया। अब गारो, मेघालय में जो पहाड़ियां हैं वो है गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। तो ये क्या करती है, यहाँ से हवाएं जो है पहाड़ी से टकराएंगी तो ऐसे करके देखो मुड़ जाएंगी हवाएं, और कहाँ वर्षा करती है, गंगा के मैदान में भी वर्षा होती है, गंगा के मैदान में भी वर्षा होती है। हाँ म्यांमार में अराकान युमा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, कोर्स पेड नहीं है। तो ये हो गया। अब इसके बारे में मैं पूरी कहानी, हमें किसकी, ये कौन सी है, पहले तो नाम पढ़ो, बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, तो हवाएं देखो गारो खासी जयंतिया इससे टकरा रही हैं। हाँ, और म्यांमार में कौन सी पर्वत श्रेणी, अराकान युमा पर्वत श्रेणी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे दोस्त देखेंगे, अब एक एक बात सभी स्टूडेंट गौर करें। ये पवनें कहाँ से आगे बढ़ती हैं, क्या है जगह का नाम, क्या है, अपने आप पढ़ोगे तो याद होगा। ये पवनें बे ऑफ बंगाल से आगे बढ़ती हैं, म्यांमार के तटीय भाग से टकराती है, म्यांमार में म्यांमार के तटीय भाग से टकराती है ना, किससे टकराती है, म्यांमार के तटीय भाग से टकराती है, सौरभ यादव। और अराकान युमा पर्वत श्रेणी से टकराकर, अराकान युमा पर्वत श्रेणी और ये जो बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं, ये फिर किससे टकराएंगी, अराकान योमा पर्वत श्रेणी से टकराकर किधर की ओर मुड़ गई, भारत की ओर मुड़ जाती है। और कहाँ पे वर्षा करती है ये, गंगा के मैदान में भी वर्षा करती हैं। और कहाँ पर वर्षा करती है, गंगा के मैदान में भी वर्षा करती हैं। तो ये वाली बात याद हो गई, इस आप, आई होप इसने आपको लिख लिया होगा। ये तो मैंने आपको, इसकी दूसरी शाखा, अब इसकी दूसरी शाखा देखो, मेघालय की तीनों पर्वत श्रेणियों से टकराकर वर्षा कराती है, मेघालय की तीनों पर्वत श्रेणियां, इसकी दूसरी शाखा जो है मेघालय की तीनों पर्वत श्रेणियों से, इसको भी 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो,
दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है उसको 3 भागों में बांट के पढ़ रहे थे। और ये जो है ना ये वाली, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा, इसे 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो इसकी दूसरी शाखा, 2 शाखाओं में देखो, पहली शाखा ने क्या किया, पहली शाखा तो ऐसे अराकानियोमा पर्वत श्रेणी से, और दूसरी गारो खासी जयंतिया से नीचे की ओर जाकर गंगा के मैदान में खूब वर्षा करती है। अब और अराकानियोमा पर्वत श्रेणी से टकराकर कहाँ मुड़ जाती है, भारत की तरफ मुड़ जाती है और गंगा के मैदान में वर्षा कराती है, और गंगा के मैदान में वर्षा कराती है। खासी पहाड़ी पर स्थित, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मोहसिन राम है ये किस पहाड़ी पर स्थित है, ये बताइए। मोहसिन राम किस पहाड़ी पर, मैं आप सबसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे बताओ, मोहसिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है। तो मोहसिन राम खासी पहाड़ी पर स्थित है। इसे कहते हैं ये भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान खासी पहाड़ी पर स्थित मोहसिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और मेघालय में पर्वतों की स्थिति कैसी है, कीप की आकृति की। कीप की आकृति का मतलब ये, जी आपको याद रखना। मैम पीडीएफ से पढ़ाया करो, टेंशन मत लो। जब ग्रुप डी का 15 सितंबर से जो मेरा वो आ रहा है बैच, उसमें मैं यूट्यूब पर ही होगा, उसमें मैं पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो 20 डेज की ही क्लास है ओनली। तो 20 डेज में ही आपको पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी करानी है, तो ये संभव होगा ओनली ऑन पीडीएफ से। अब ये लिखना विखना ना छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसकी मैंने कहा ना मोहसिन राम कहाँ पर स्थित है, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, खासी पहाड़ी पर। ये सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, ये भी पता होना चाहिए। और मेघालय में पर्वतों की स्थिति कैसी है, मेघालय में पर्वतों की स्थिति कीप की आकृति की है। तो इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान का नाम बताओ क्या है, क्या नाम बताओगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो एक मोहसिन राम और चेरापूंजी में होती है, मोहसिन राम और चेरापूंजी में होती है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है। सौरभ यादव मेरे प्यारे भाई, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आगे प्री मॉनसून वर्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कोने कोने में सबके इंपॉर्टेंट लगे हैं। प्री मॉनसून शावर ये कहाँ कब होती है, मार्च से मई के महीने में होती है। मेरी बात आप सुनो, जब क्या होती है, जब जैसे बरसात है, बरसात तो अब इस टाइम चल रही है, मॉनसून का टाइम तो इस टाइम चल रहा है, लेकिन जो मॉनसून से पहले का टाइम होता है मार्च से मई के महीने में, मार्च से मई के महीने में कभी बारिश देखी है, कभी देखिए, हल्की फुल्की सी बारिश हो गई तो हो गई। उस वाले महीनों में ना, मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीनों में भारत में जो है लगभग 10% वर्षा इस मॉनसून से होती है। बहुत कम वर्षा होती है, हल्की बूंदाबांदी होती है मार्च अप्रैल मई में, मई तक। और तुम्हें पता है मॉनसून तो जून से लगता है, 7 जून के बाद मॉनसून लगते लगता है, और 7 जून के बाद ही जो है बरसात होनी शुरू हो जाती है। तो प्री मॉनसून वर्षा कहती है कि वर्षा मार्च से मई के महीने में होती है, कि मॉनसून आने से पहले का समय। और भारत में लगभग 10% वर्षा इस मॉनसून से होती है। प्री मॉनसून शॉवर से भारत में कितने परसेंट वर्षा हो रही है, 10% वर्षा इस मॉनसून से होती है। अब यह है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा को क्या बोलते हैं, मैंगो शोवर। मैंगो शोवर किस स्टेट में होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंगो शोवर होती है केरल में। मैंगो शोवर कहाँ होती है, तो आप क्या बोलोगे, मैम केरल में होती है मैंगो शोवर। इसे आम्र वर्षा क्यों कहा जाता है, इसे आम्र वर्षा क्यों कहा जा रहा है, ये बताओ। तो इसे आम्र वर्षा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह आमों के पकने में जल्दी सहायता करती है। आम ना इस वाली जब ये वर्षा होगी तो इससे क्या होंगे, आम बहुत जल्दी पक जाएंगे, इससे आम क्या होंगे, बहुत जल्दी पक जाएंगे।
तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर मैंगो ट्रीज। तो आम्र वर्षा किस स्टेट में होती है, सभी मेरे साथ बोलो, क्या लिखा हुआ, केरल में। इसे आम्र वर्षा क्यों कहते हैं, इसे आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आमों के पकने में जल्दी सहायता करती है। आम्र वर्षा को कर्नाटक में क्या कहते हैं, आम्र वर्षा को कर्नाटक में कॉफी वर्षा व चेरी ब्लॉसम वर्षा कहते हैं। जलवायु वाला टॉपिक ही है। आम्र वर्षा को कर्नाटक में कॉफी वर्षा व चेरी ब्लॉसम वर्षा ही कहते हैं। आगे आए, मैं आपसे कहने लगी कॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम वर्षा किस स्टेट में होती है। जी, ग्रुप डी का कोर्स वाईटी पर होगा, हाँ जी बिल्कुल वाईटी पर ही होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कॉफी वर्षा व चेरी ब्लॉसम वर्षा कहाँ होती है, किस स्टेट में, कर्नाटक में। आम्र वर्षा किस स्टेट में होती है, केरल में। प्री मॉनसून शावर क्या है, तो आप बोलोगे वर्षा मार्च से मई के महीने में होती है, इसलिए इसे प्री मॉनसून शावर कहते हैं। इससे भारत में 10% वर्षा इस मॉनसून से हो रही है। आगे, काल बैशाखी, बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली पवनें हैं। ड्यूरिंग द बैसाख सीजन इन वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा एंड झारखंड। बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली पवनें हैं। आम्र का मतलब आम होता है प्रदीप, आम खाने वाला आम। काल बैशाखी, काल बैशाखी का क्या है, एक वर्षा का नाम है। काल बैशाखी क्या है, एक वर्षा का नाम है। तो ये जो काल बैशाखी है, बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली पवनी है। कहाँ चलती है, बैसाख के महीने में, ड्यूरिंग द बैसाख सीजन इन वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा एंड झारखंड। काल बैशाखी तूफान को असम में क्या कहा जाता है, काल बैशाखी तूफान को असम में बारदोली छेड़ा अथवा चाय वर्षा कहते हैं। नॉन इज बारदोली छेड़ा इन असम। लू, उष्ण तथा शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। लू, टेम्परेचर कितना हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस। लू भारत के उत्तरी मैदानों, नर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया, यूपी, बिहार, पंजाब तक चलती है। लू, मैंने आपसे, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि उष्ण, जो भारत में उष्ण तथा शुष्क हवाएं चल रही हैं उसको क्या कहा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इससे एग्जामिनर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है ना, लू के आगे हमेशा क्वेश्चन बनता है कि उष्ण तथा शुष्क हवाओं को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो उष्ण तथा शुष्क हवाओं को भारत में लू के नाम से जाना जाता है। लू में टेम्परेचर कितना हो जाता है इंडिया में 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लू भारत में कहाँ चलती है, क्या दक्षिण भारत में लू चलती है, ना 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 ना, दक्षिण भारत में लू नहीं चलती, सिर्फ कहाँ चलती है, भारत के उत्तरी मैदानों में, नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया। कहाँ कहाँ, यूपी, बिहार, पंजाब तक चलती है। कहाँ चलती है, यूपी, बिहार एंड पंजाब। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। हो गया। तो लू, उष्ण तथा शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, लू। लू में टेम्परेचर इंडिया में कितना हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस। लू भारत के कहाँ चलती है, उत्तरी मैदानों, यूपी, बिहार, पंजाब तक चलती है। काल बैशाखी तूफान को असम में क्या कहते हैं, बारदोली छेड़ा अथवा चाय वर्षा कहते हैं। काल बैशाखी, ये बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली पवनें हैं। बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली क्या है, पवनें हैं। यहाँ तक आप, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलें। तो लू किसे कहते हैं, आम्र वर्षा किस स्टेट में होती है, और कॉफी वर्षा, चेरी ब्लॉसम वर्षा किस स्टेट में होती है, प्री मॉनसून वर्षा किस मंथ में होती है। इसमें इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। आम्र वर्षा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मैंगो को जो है पकने में हेल्पफुल होती है, इसलिए इसे कहा जाता है क्या,
मैंगो शॉवर। क्लियर है? और ये समझ आ गया लू। लू कैसी हवा है? उष्ण तथा शुष्क हवा। 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लू भारत में उत्तर भारत में चलती है, दक्षिण भारत में लू नहीं चलती। यूपी, बिहार, पंजाब और पाकिस्तान में चलती है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून, इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। सबसे पहले तो उत्तर पूर्वी मानसून का दूसरा नाम क्या है? ऊपर ही लिखा है, मुझे पढ़ के सुनाओ। उत्तर पूर्वी मानसून का दूसरा नाम बताओ क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून का दूसरा नाम क्या बोलोगे? क्या लिखा है ऊपर? क्या आप बोलोगे मैम लौटता हुआ मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून? कौन सा मानसून? नॉर्थ ईस्ट मानसून या कौन सा? रिट्रीटिंग मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून का पता चल गया। अब यहाँ पे एक कहानी सुनो, ये जो मैप है ना इसकी कहानी सुनो। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हवाएं हैं, मैं आपसे कहने लगी सब, मैं इधर सुनो। उत्तर पूर्वी मानसून में जो हवाएं बहकर आ रही हैं वो किधर की तरफ से बहकर आ रही हैं? क्या भारत के ऊपर समुद्र है? क्या भारत के ऊपर समुद्र है? पहले ये बताओ, क्या भारत के ऊपर समुद्र है? आप बोलोगे, आप सोचो दिमाग लगा के। मैम भारत के ऊपर तो चीन है, चीन के ऊपर देखो तो रूस है, समुद्र तो नहीं है। नहीं है ना समुद्र? वेरी गुड। तो अब आप यह ध्यान रखना, जो उत्तर पूर्वी मानसून वाली हवाएं हैं वो कहाँ से बहकर आ रही हैं? समुद्र से या स्थलखंड से? पहला क्वेश्चन। तो कहाँ से? उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून की जो हवाएं हैं वो स्थल खंड से होकर बहकर आती हैं। कहाँ से? स्थल खंड से होकर बहकर आती हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब ये स्थल खंड से ये रेड कलर की हवाएं हैं, देख रहे हो ना? ये स्थल खंड से ये रेड कलर की हवाएं ये ऐसे बहकर आती हैं। लेकिन क्या इन्हें आगे चल के कोई समुद्र मिलता है? सोचो। अब आज क्या इन्हें आगे चल के कोई समुद्र मिल रहा है? अपने आप सोचो, क्या नीचे कोई समुद्र मिल रहा है इन्हें? तो आप बोलोगे हाँ जी मैं, मिल तो रहा है। मैंने कहा कौन सा? तो आप बोलोगे मैं बे ऑफ बंगाल। मिलता है ना? मिलता है ना? तो बे ऑफ बंगाल, अब बे ऑफ बंगाल से क्या है, इन्होंने समुद्र मिल गया, इन्होंने इन हवाओं ने नमी ग्रहण करी। हवाओं ने क्या करा, अपने अंदर पानी भर लिया, जितना हो सके पानी ठूस लिया, जैसे हम पीते हैं ना वैसे ही पानी ठूस लिया इन हवाओं ने। अब इन हवाओं ने अपने अंदर पानी भरा और जब ये अंदर प्रवेश करा, भारत के अंदर गई अब ये हवाएं। अब ये हवाएं अंदर गई तो ये कौन सा पर्वत है? ये जो पर्वत है मैंने आपको बताया, ये कौन सा पर्वत है? ये वाला पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट क्या है? ये पर्वत ही तो है एक तरीके से। अरे पूर्वी घाट क्या है? एक तरीके का पर्वत ही तो है। जब हवाएं पर्वत से टकराती हैं, जब हवाएं पर्वत से टकराई तो पर्वत के किस ढाल पर वर्षा कर दी उसने? इसी साइड वाले पे। यही जोरदार धमाके की वर्षा कर दी इस जगह जहां मैंने ये बिंदु बिंदु लगाए हैं। सारी वर्षा तो भैया इसने इस पूर्वी घाट पर्वत से टकराई और सारी अपने अंदर की जो नमी, इनने अपने अंदर पानी जो भरा था वो यहीं पर ही गिरा दिया। आगे इन हवाओं में नमी खत्म हो गई, ये हवाएं शुष्क हो गई, तो इनमें क्या आगे वर्षा हुई? बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो सारी हवाएं इन्होंने, ये कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून ये लौटते हुए मानसून से भारत के सिर्फ एक राज्य में वर्षा होती है और उस राज्य का नाम है ओनली तमिलनाडु। सिर्फ कहाँ वर्षा होती है? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में। यहाँ कौन सा स्टेट आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ तमिलनाडु में वर्षा होती है और इस वाले मॉनसून से कहीं वर्षा नहीं होती। ये हवाएं बे ऑफ बंगाल से नमी ग्रहण करके पूर्वी घाट से टकराती है और तमिलनाडु में खूब ज्यादा वर्षा करती है। क्या उत्तर पूर्वी भारत ये लौटते हुए मॉनसून से किसी अन्य स्टेट में वर्षा हो रही है? बोलो।
किसी अन्य स्टेट में वर्षा हो रही है, तो आप बोलोगे नहीं 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 नहीं। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से सिर्फ कौन से स्टेट में वर्षा होती है? तमिलनाडु में वर्षा होती है। कहाँ? ओनली इन तमिलनाडु। पूर्वी घाट से टकराया और बस यहीं पे दिमाग में बैठा लो, सिर्फ यहीं वर्षा होती है। कोई कहे कहीं और वर्षा होती है, ना 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 ना, कहीं और वर्षा नहीं होती है। ये कहानी है। कहानी, तो अब इसे, इसकी कहानी पढ़ो। इसे क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून को क्या कहते हैं? हर्ष, पढ़ लो, पढ़। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लौटता हुआ मानसून। इसे कहानी अच्छी लगी उत्तर पूर्वी मानसून की? पहले बता दो। तो आप बोलोगे मैम इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। वेरी गुड मैम, एक बार बैग बता दीजिए। गरिमा, मैंने आपको बैग तो बता दिया। तो इससे, और ये शीतकाल में कहाँ पर? देखो, या तो ये कह सकते हैं तमिलनाडु स्टेट में वर्षा हो रही है। तमिलनाडु स्टेट को क्या कहते हैं? दूसरे, जैसे केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहते हैं बताओ? तो आप बोलोगे मैम केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। याद है या नहीं? केरल के तट को क्या कहते हैं? भूल गए इतनी जल्दी? केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अब वही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। तो उत्तर पूर्वी मानसून में किस तट पर वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। या किस स्टेट में वर्षा होती है? तमिलनाडु के पर वर्ष, तमिलनाडु के तट पर। वर्षा किससे हो रही है? लौटते हुए मानसून से होती है। ये हवाएं कहाँ से बहकर आती हैं? समुद्र से बहकर आ रही हैं? हाँ या ना में आंसर दो। क्या ये वह हवाएं समुद्र से बहकर आ रही हैं? तो आप बोलोगे मैम समुद्र से बहकर तो नहीं आती, ये तो स्थलखंड से होकर आती हैं। लेकिन आगे चलकर बे ऑफ बंगाल इन्हें रास्ते में मिलता है, तो उससे इन हवाओं में नमी वो ग्रहण कर लेती है। अब जब इन हवा बे ऑफ बंगाल से नमी ग्रहण करी, तो ये क्या, पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर, पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर कहाँ वर्षा करती है? तमिलनाडु पर खूब वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सिर्फ तमिलनाडु राज्य में ही वर्षा होती है, और कहीं वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। अब ये बताओ, उत्तर पूर्वी मानसून से सिर्फ तमिलनाडु में ही वर्षा होती है और कहीं वर्षा नहीं होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून की वह शाखा जो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है, वही हवाएं तमिलनाडु में वर्षा करती हैं, और इसे ही क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्या आपको ये क्लियर? मजा आया पढ़ के? ये इसकी इंग्लिश, इट इट इज कॉल्ड द रिट्रीटिंग मानसून। तो ये इंग्लिश है, ये तो छोड़ो, लेकिन ये हो गया। अब बताओ मैम, आपकी बुक नहीं है क्या? वीरेंद्र कुमार, मेरी तो बुक नहीं है भाई अभी। आपको मेरी बुक पढ़ने का मन है क्या? मैम गुड इवनिंग। मैम वंस मोर, अब तो याद होना चाहिए। मैम एक बार फिर बता दीजिए। देखो, जो उत्तर पूर्वी मानसून, सबसे ज्यादा वर्षा भारत में किस मानसून से होती है? चलो, एक क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछेगा तो क्या बताओगे? सबसे ज्यादा वर्षा भारत में किस मानसून से होती है? तो आप बोलोगे मैम सबसे ज्यादा वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सबसे ज्यादा वर्षा भारत में किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ये अब का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब आज के सेशन में हम परिवहन को स्टार्ट करते हैं। लगा दूं परिवहन? ठीक है,
इसकी पीडीएफ तो कल दे दी थी ना। हाँ, इसकी पीडीएफ कल दे दी थी, अब क्या दे दी उन्हें बार बार पीडीएफ एक ही। ये हो गया, पीडीएफ मैंने कल दे दी थी, अब परिवहन की पीडीएफ और लगवा लो बस। मजा आया जलवायु पढ़ के कि पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, ये सब याद रखेंगे बहुत अच्छे से। मैं तो पीडीएफ ही भूल जाती हूँ कौन सी नंबर की है, मेरे साथ तो ये बड़ी दिक्कत है। ठीक है। सिर्फ उत्तर पूर्वी मानसून से एक ही स्टेट में वर्षा हो रही है, वो भी किससे? द... हम्म, ये हमेशा यही पीडीएफ खुल के आती है, एक मैं इससे बड़ी तंग आ गई हूँ। मैम सब चैप्टर का ही। जी मैम। किसी का यूपीएसआई का फॉर्म गलत फिल हो गया है, कॉलिंग टीम पे बात करो। परिवहन का टॉपिक है ना। चले 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 परिवहन पढ़ने चलते हैं अब। लो भाई, आज तुम्हारा हो गया परिवहन, और फिर तुम्हारी करवा देंगे हम जनगणना, एंड तुम्हारा ये टॉपिक हो जाएगा फिनिश। फिनिश। ये है सबसे पहले परिवहन के टॉपिक में राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ेंगे। परिवहन, परिवहन। अब देखो, अब आ गया जलमार्ग। पहले तो सारे जितने भी इम्पोर्टेंट जलमार्ग हैं वो पढ़ाऊंगी मैं आपको। देखो जलमार्ग क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। तो आप जलमार्ग बोलोगे मैम, जलमार्ग ऐसी जैसे समुद्री जहाजों द्वारा यात्रा करते हैं, एक स्थान से नावें दूसरे स्थान पर जा सकें, ये कह सकते हैं। या गंगा और हुगली नदी, जिनका उपयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है, जिनका समुद्री जहाजों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है, तो ये होते हैं जलमार्ग। अब जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, ये क्या है? ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। ये क्या है? ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर यही पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? परिवहन का टॉपिक में सबसे पहले मैं जलमार्ग वाला टॉपिक आपका कंप्लीट करवाऊंगी। उस इसके अंदर बंदरगाह आएंगे, बंदरगाह के बाद रेलवे जोन आएंगे, रेलवे जोन के बाद आपके जितने भी जितने भी हवाई अड्डे हैं वो पढ़ेंगे। हवाई अड्डों के बाद बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, सब टॉपिक, रेलवे जोन हो गया, बंदरगाह हो गया, दो हवाई अड्डे तीसरा, और परिवहन से संबंधित सड़कों से संबंधित क्वेश्चन, तो चार पांच चीजें हैं। जी।
तो अब देखो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है, ये बताइए। और फिर मेरी जनगणना वाला टॉपिक, तो जनगणना वाला टॉपिक तो शायद आपका परसों स्टार्ट हो, 13 तारीख को, कल भी परिवहन चलेगा, लंबा टॉपिक है ये। इसे जलमार्ग कब घोषित किया गया? 1986 में इसे जलमार्ग घोषित किया गया। कब? वाटरवे हैज बीन डिक्लेयर्ड इन 1986। लेंथ 1620 किलोमीटर। यह जलमार्ग गंगा, भगीरथी व हुगली नदी के अंतर्गत आता है। कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है ये कितनी नदियों के अंतर्गत आता है? नाम पढ़ो नदियों के, बताओ। तो आप बोलोगे गंगा, भगीरथी व हुगली। पहला राष्ट्रीय जलमार्ग एक, आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है कि भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है। आप क्या बोलोगे? राष्ट्रीय जलमार्ग एक है। इसे 1986 में जलमार्ग घोषित किया गया। दूसरी बात ये, इसकी जो लेंथ है कितनी है राष्ट्रीय जलमार्ग एक की? 1620 किलोमीटर है। और यह जलमार्ग गंगा, भगीरथी व हुगली नदी के अंतर्गत आता है। ये हटा दूं? यह जलमार्ग यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है। यह जलमार्ग कितने स्टेट से होकर होकर गुजर रहा है? तो इसके स्टेट भी जरूर याद करो, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये देखो, ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है वेरी। मैंने इधर भी लिख रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ये याद ही करना है। अमित कुमार जी, हाँ, ओके। वर्कशीट हाँ अभी अपलोड करवाती हूँ, क्लास होने दो उसके बाद। गौरव भाई, हाँ, ग्रुप डी की क्लास यूट्यूब पर ही होगी। मेरी ज्योग्राफी की शाम 5 बजे, 15 सितंबर से। 15 सितंबर शाम 5 बजे ग्रुप डी की वाईटी पर हम लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं। और भी सब्जेक्ट हैं, उनकी भी अलग अलग टाइमिंग पर क्लास है। एक बार आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी ग्रुप डी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वह वहाँ पर से कनेक्ट हो जाना। यह जलमार्ग यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है। दिस वाटरवे पासिस थ्रू यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। राष्ट्रीय जलमार्ग एक, नेशनल वाटरवे, इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक कहाँ से कहाँ तक है? तो आप क्या बोलोगे मैम? इलाहाबाद से हल्दी। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? ईला से हल्दी, इलाहाबाद टू हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग दो, ये सदिया, असम में ब्रह्मपुत्र नदी से धुबरी तक। असम में ब्रह्मपुत्र नदी से धुबरी तक, सदिया ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम टू धुबरी। 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित। अच्छा, ये इसकी ट्रिक क्या होगी? दिया से बरी, दिया से बरी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में दिया आ रहा है और बरी आ रहा है। दिया आ रहा है और बरी, देखो दिया ये रहा, सदिया में दिया और धुबरी में बरी ये रहा। क्लियर? क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहाँ से कहाँ तक है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोल्लम, कोल्लम किस स्टेट में? केरल। ये कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। 3 कोल्लम से कोट्टापुरम। दूसरा दिया से बरी तक है। पहला ईला से हल्दी तक है, यानी इलाहाबाद से हल्दिया तक है पहला। दूसरा दिया से बरी यानी सदिया से धुबरी तक है। तीसरा क्या से ही है? कोल्लम से कोट्टापुरम। ये ट्रांसपोर्ट टॉपिक है, हाँ जी, ये परिवहन का मतलब इंग्लिश में होता है ट्रांसपोर्ट। जी, नाम नहीं लिखा गया इंग्लिश में? इंग्लिश में भी लिख देते हैं ट्रांसपोर्ट। ये टॉपिक है। तो जलीय मार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम। इसमें क्या है? ये 1993 में जलमार्ग घोषित। 24 घंटे नौकायन सुविधा, फैसिलिटी ऑफ बोटिंग 24 आवर्स। राष्ट्रीय जलमार्ग 4, ये काकी से पुदु, काकी से पुदु यानी काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है और पुदुचेरी तक।
पुदुचेरी तक। तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश टू पुदुचेरी 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग इसको घोषित किया गया। इसको जो राष्ट्रीय जलमार्ग कब घोषित किया गया? 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहाँ से कहाँ तक? कोल्लम से कोट्टापुरम। कोल से कोट्टा, कुछ भी याद कर लो। दिया से बरी, इला से हल्दी, और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 ये काकी से पुदू। काकी से पुदू, काकी से पुदू, तो काकी से पुदू राष्ट्रीय जलमार्ग 4। आप कहते हो ना ट्रिक, तो लो ट्रिक याद करो आराम से। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में और पुदुचेरी तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 तलचर कहाँ पर है? उड़ीसा से धमरा पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 लखीपुर से भंगा। लखीपुर से भंगा असम, यानी लखीपुर टू भंगा। लखीपुर से भंगा असम, तो लखीपुर से भागा। तो ये कंप्लीट हो गए जलमार्ग। इतने ही आपको जलमार्ग अच्छे से कवर करने हैं। इतने ही आपको आंसर कवर करने हैं। ये जल मार्ग है। तो सबसे पहले कौन सा है, एक बार और मेरे साथ रिपीट करेंगे तो आप क्या बोलोगे मैम? पहला क्या है? ईला से हल्दी। दूसरा क्या है? दूसरा बताओ। दिया से बरी। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? दिया से बरी। कोल्लम से कोट्टापुरम। चौथा काकीनाडा से पुदुचेरी। देखो सबको मैंने कहा है कि सब सिलेक्शन लेकर आना, अच्छे से पढ़ना है मन लगा के। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी में चाहे एक ही क्वेश्चन आए, लेकिन वो आप गलत मत करके आना। बस आप ये यकीन रखना कि हम सब सही कर लेंगे, क्या पता उस एक ही नंबर से आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक एक क्वेश्चन भी ज्योग्राफी का भी छोड़ के मत आना। एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको वर्दी दिलाने में। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी होंगी चीज़ें। हर सब्जेक्ट को बराबर मात्रा में पढ़ना है, सभी पे बराबर टाइम दो। ये नहीं कि एक को ही अच्छे से रटते रहो, एक पे आप कभी भी वर्दी नहीं ले पाओगे। सभी को बराबर समय दोगे तभी आप वर्दी ले पाओगे। तो 3 वाला कोल्लम से कोट्टापुरम तक है, 1993 में जलमार्ग घोषित। ये काकीनाडा से पुदुचेरी तक, ये काकीनाडा से पुदुचेरी तक है। 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग इसी को घोषित किया गया। तो ये आपके जलमार्ग यहाँ तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 तलचर से धमरा पश्चिम बंगाल तक, और राष्ट्रीय जलमार्ग 6 लखीमपुर से भंगा असम। पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरा क्या हो गया? कंप्लीट। हाँ जी शिवम, इससे कवर हो जाएगा। अच्छा ज्योति, अब आगे आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो, इसका सन क्या है वो देखो। सबके सन और सबकी फुल फॉर्म देखो आराम से तसल्ली से, और मेरे साथ बोलते चलो जो जो मैं आपको बुलवा रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में आया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट। ये वाला आपने करा? लखीपुर भी असम में ही है। हो गया।
अच्छा कल्पना, मैं भी सबको मिस जल्दी से आना है, सबको सिलेक्शन लेके। अब नहाई की फुल फॉर्म देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा हुआ है ना। नहाई की फुल फॉर्म पढ़ो सब। नहाई की फुल फॉर्म पढ़ो, जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज रिक्वेस्ट है इधर देखो। नहाई की फुल फॉर्म, आप अपनी दीदी का कहना मानो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सामने देखो। नहाई की फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। हाईवे, नहाई की फुल फॉर्म पढ़ो। नहाई, नहाई की फुल फॉर्म पढ़ी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। नहाई इंट्रोड्यूस कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, 1995 में इसका प्रचलन हुआ। वेरी वेरी, इंट्रोड्यूस्ड इन 1995। भारतीय राष्ट्रीय, हाँ जी ब्रिजेश, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1995 में। इसे क्या, नहाई को क्या जिम्मेदारी सौंपी है भारत सरकार ने? तो भारत सरकार ने जो नहाई को जिम्मेदारी पूछी सौंपी है, इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव तथा परिचालन की जिम्मेदारी सौंपी है। जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवे। ये नेशनल हाईवे को भैया नहाई तुम ध्यान रखोगे, कुछ भी हो रही है। मतलब नहाई जो है इस सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए शीर्ष संस्था है। नहाई का काम क्या है? सड़कों की देखभाल करना, उनको फिक्स करना, फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रोड्स, डिजाइन एंड नेशनल हाईवेज। ये हो गया। तो अब यहाँ पे आप नोट कर लो, अगर किसी का मन है, वरना मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट कर दूं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम कब आया? 1988 में। रमेश तबीयत पता नहीं खराब नहीं है, लेकिन पता नहीं। नहाई की फुल फॉर्म पता चल गई? नहाई की फुल फॉर्म, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहाई को, नहाई के पास क्या काम है? सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए शीर्ष संस्था। अच्छा, सब कह रहे हैं मैम हमने लिख लिया है, बहुत बढ़िया। जी, इसे, नहाई को किसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है बताओ? राष्ट्रीय राजमार्गों। सुधा वर्मा जी, आपको नहीं पता, इतना ही डिटेल है वो। जब आपको चीजें ना पता हो तो ऐसे नहीं बात करा करो। आप अपनी बुक से मैच करना कि किसका कंटेंट ज्यादा है। आपको एक बुक में इतनी सारी चीजें नहीं मिलेगी, ये भी आप ध्यान रखो। हेमंत, थैंक यू। एक बुक की नहीं है इतनी सारी चीजें, आप किसी बुक से चाहे मैच कर लो। एक बुक में अगर इतना सारा मिल जाए तो। इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, नेशनल हाईवे की जो देखभाल करेगा वो नहाई करेगा, ध्यान रखना। इसका प्रचलन इंट्रोड्यूस 1995 में। सन याद रखना है, सन इंपॉर्टेंट है। नहाई के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये याद रखना है। आगे चलते हैं। BRO, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो BRO पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PWD भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो BRO सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ? सन बहुत पूछा जाता है। सीमा सड़क संगठन का सन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का सन बता दीजिए। मई 1960 में स्टैब्लिश्ड हुआ। ये क्या करते हैं? BRO पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनका काम क्या है? तो ये आप बोलोगे पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाना, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाना। PWD, एक PWD है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये एस्टेब्लिश्ड 1854 में। सबके स्टैब्लिश ईयर याद रखने हैं, स्टैब्लिश ईयर जरूर याद कर लेना। जिला स्तर व ग्राम स्तर की सड़कों का देखरेख का कार्य, जिला स्तर व ग्राम स्तर की सड़कों का देखरेख का कार्य, जिला स्तर व ग्राम स्तर की सड़कों का देखरेख का कार्य। अच्छा जेनिस, तो ये हो गया BRO की फुल फॉर्म। इधर देखो सामने, रिक्वेस्ट है, इधर सामने देखो, इधर उधर नहीं देखना है।
कितनी बार कहा करूं, इधर देख लो सामने बीआरओ की फुल फॉर्म। बीआरओ की फुल फॉर्म क्या है, अगर आपसे ही पूछ लो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन हिंदी में। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, सन बताओ, 1960 में। ये क्या करते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाते हैं। पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये लोक निर्माण विभाग। ये एस्टेब्लिश्ड 1854 में। जिला स्तर व ग्राम स्तर की सड़कों का देखरेख का कार्य। आगे बढ़े मैम, लिखने दो 1 मिनट। ओके 1 मिनट, यानी कितने हो रहे हैं, 55 हो रहे हैं, 56 पे हटा दूंगी। जी मैम जी हो गया, चलो हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड 2014 में स्थापित। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 2014 में स्थापित, 2014 में स्थापित। स्वर्णिम चतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट, क्या काम करता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। कितने किलोमीटर लॉन्ग है ये, इधर देखो सब, स्वर्णिम चतुर्भुज 5846 किलोमीटर लॉन्ग। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत की एक प्रमुख राजमार्ग परियोजना है, भारत की एक प्रमुख राजमार्ग परियोजना है, और भारत के कितने 4 महानगरों को जोड़ता है। और ये किससे संबंधित है, ये सड़क परियोजना से संबंधित है। किससे संबंधित है, सड़क परियोजना से संबंधित। स्वर्णिम चतुर्भुज, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, 5846 किलोमीटर लॉन्ग, सबसे पहले तो ये याद रखना है। इसके बाद ये क्या है, भारत की एक प्रमुख राजमार्ग परियोजना है। याद रखना क्या है ये, राजमार्ग परियोजना, कि राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित है। एक स्टूडेंट कह रहा है मैम जलधारा नहीं कराएंगी क्या, रितेश मेरे भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी आने दो जब करवाऊंगी। दिलीप, हाँ इधर देखो, मैं दिलीप तभी तो कहती हूँ इधर देखो, तभी याद होगा वरना याद नहीं होगा। ये स्वर्णिम चतुर्भुज का काम क्या है, 4 महानगरों को आपस में जोड़ना। वो 4 महानगर कौन से हैं, 4 महानगर ये है, श्रीनगर, पोरबंदर, नहीं ये नहीं है भैया, कहाँ पढ़ा दिया मैंने, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे। यहाँ पे दिल्ली आ जाता है, यहाँ मुंबई, यहाँ चेन्नई और यहाँ कोलकाता। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको, तो इनको आपस में कनेक्ट करना। दिल्ली और कोलकाता जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो इतना 1453 किलोमीटर है। कोलकाता चेन्नई 1684, चेन्नई प्लस मुंबई 1290, मुंबई प्लस दिल्ली 1419, तो ये कितने हो गए टोटल, 5846 किलोमीटर लॉन्ग है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, प्रमुख राजमार्ग परियोजना है, 4 महानगरों से संबंधित है। ये 4 महानगर वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो किन 4 महानगरों को कनेक्ट करता है। तो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता लिखा ना, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, शुरू के देख लो, ये देख लो, इनको चारों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको जोड़ता है। ये याद रखना कि किनको कनेक्ट कर रहा है भैया, वो 4 महानगर कौन से हैं जो स्वर्णिम चतुर्भुज कनेक्ट कर रहा है, ये तो क्या बताओगे, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता।
भारत की प्रमुख राजमार्ग परियोजना है पूर्व पश्चिम गलियारा। अब ये क्या है? जो ये देश के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्सों को जोड़ती है। ये पूर्व पश्चिम गलियारा क्या होते हैं? गलियारा, गलियारा। तो आप बोलोगे मैम ये भी एक राजमार्ग परियोजना है जो देश के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्सों को जोड़ती है। ये किसको? पूर्वी और पश्चिमी। तो पूरब से पश्चिम जब जुड़ेगा तो देखो पूरब में गुजरात है, पश्चिम में गुजरात है, पूरब में असम है। तो पोरबंदर को सिलचर से कनेक्ट करता है ये गलियारा। गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर असम के सिलचर तक जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? आंचल कन्नौजिया 3806 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी यूपी में काटते हैं। यह भारत के उत्तर से दक्षिण का एक सीधा मार्ग प्रदान करते हैं। ये थोड़ा सा कट गया है स्लाइड, अगर मैं इसे ऊपर लूंगी तब भी ये चीजें गलत हो जाएंगी, इसलिए मैं इसे छू ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ये लाइन एक बार मेरे से ध्यान से सुन लो। यह भारत के उत्तर से दक्षिण का एक सीधा मार्ग प्रदान करते हैं। बस उत्तर से दक्षिण बिल्कुल ऐसे, क्योंकि देखो श्रीनगर और कन्याकुमारी, श्रीनगर यहाँ होगा, श्रीनगर यहाँ होगा तो कन्याकुमारी यहाँ होगा, तो बिल्कुल सीधी ट्रेन चलती है। और एक इधर की ऐसे इस तरीके से कि गुजरात से वो सिलचर। तो इतना ध्यान रखना। कुछ इस टाइप से देखो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी ऐसे जा रही है और यहाँ पे पोरबंदर से सिलचर। पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात। और सिलचर असम में है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। और ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? झांसी में। ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? झांसी में, है ना। ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? झांसी में। छोटा चीता, ये कहने लगे ना कि उत्तर दक्षिण और ये पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो झांसी में काटते हैं। क्या आपको याद रखना है। मैम नेक्स्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट कर रही हूँ। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए कि भारत का सबसे लंबा हवाई मार्ग क्या है। बहुत चीजें आएंगी अभी, सब रेलवे जोन है, बंदरगाह है इसके अंदर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, परिवहन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत का सबसे लंबा हवाई मार्ग कौन सा है? तो आप बोलोगे दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? नहीं प्रमोद, नहीं आते, अलग अलग हैं। हाँ विशाल, नास्क में कंबाइंड पीडीएफ दे देंगे, टेंशन मत लो। अब दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक है सबसे लंबा हवाई मार्ग, हवाई मार्ग बात कर रही हूँ मैं। और भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग असम के डिब्रूगढ़ को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है और ये 4237 किलोमीटर तक फैला है। इस मार्ग पर कौन सी विवेक एक्सप्रेस चलती है जो 72 घंटों में इस यात्रा को पूरा करती है? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग यानी ट्रेन जिस पे चल रही है, और उस ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। तो विवेक एक्सप्रेस जो है बहुत लंबा सफर तय करती है और वो अपना सफर 72 घंटों में इस यात्रा को पूरा कर रही है। और कहाँ से चलती है? असम, असम से चलती है और तमिलनाडु कन्याकुमारी से जुड़ती है, वहां रुकती है जाकर। और ये 4237 किलोमीटर तक फैला है। ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, भारत का वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। क्या नाम है? घूम रेलवे स्टेशन, घूम। प्रदीप भास्कर मेरे प्यारे से भाई, लो यहां तक हो गया आपने। दीपा चौहान, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, तुम मुझे बता दो जब हो जाए तो।
ये वाली स्लाइड हो गई है थोड़ी पा ये स्लाइड हो गई सबकी, बताओ। अभी तो बंदरगाह, रेलवे जोन, हवाई अड्डे और कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारी 4 6 7 स्लाइड है। ये वाला कर लिया सबने? बस तुम्हें इतना ही पढ़ाऊंगी आज के लिए, कर लोगे ना अब? तो मैं तुम्हें परिवहन की पूरी टॉपिक दे दूं, कर लोगे आराम से घर पे? ठीक है, अब देखो आराम से परिवहन का टॉपिक मैं देती हूँ। मैं एक तो कुछ बच्चे, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक दिन पहले क्यों पीडीएफ देती हूँ ये बताओ? या आप पहले नहीं लिखते हो? है बड़ी गलत बात। तो मुझसे आप एक दिन पहले पीडीएफ क्यों ले लेते हो जब आपको ऑलरेडी नहीं लिख के लाना होता है? ये बात मुझे बताओ पहले, प्लीज। मैं ये पूरी ही परिवहन की टॉपिक दे रही हूँ आपको। ठीक है ना, दे रही हूँ। कल आपकी कल आपकी जनगणना की क्लास तो नहीं होने की, क्योंकि कल ही ये टॉपिक चलेगा, परसों होगी जनगणना की क्लास। कल मैं नेक्स्ट पार्ट इसका परिवहन का ही करवाऊंगी, परसों जनगणना, और उससे अगले दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, यानी कि 12 13 14 तारीख को वर्ल्ड ज्योग्राफी, 14 या 15 को होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट। 15 सितंबर से। तो 15 सितंबर से होगी, अच्छा। अब बताओ सेशन कैसा लगा? हाँ, फिर 15 दिन में वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। अब अच्छे से पढ़ लेना, आपके कहने से मैं 1 घंटे में ही क्लास ऑफ कर देती हूँ। पढ़ाने को तो मेरा ज्यादा टाइम का मन करता है, 2 2 घंटे का, लेकिन आप करवाने ही नहीं देते क्लास। चलिए थैंक यू, अच्छे से याद कर लेना आप। हाँ, अब ग्रुप डी का जो है 15 सितंबर से आ रहा है 20 दिन का क्रैश कोर्स, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी की 20 दिन तक ही क्लास चलेंगी, फिर नहीं होने की। तो वो हमें 20 दिन में ही ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करानी होगी। तो आप जो भी ग्रुप डी का स्टूडेंट है वो देख सकते हैं 15 सितंबर से। थैंक यू।